हेलो एवरीवन। आज के इस हेलो एवरीवन आज के इस मशहूर और एक बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियत को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि करंट अफेयर्स का सेशन जो आपका आज का पेंडिंग है वो हम कल करेंगे। और आज हमने सोचा है कि कुछ अलग हटकर जो मैंने कुछ अरसे पहले किसी को बताया था, पढ़ाया था, वही मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगी। इट्स मी बुशरा खान। तो ये मैंने कभी किसी को एक सिनॉप्सिस के लिए पढ़ाया था, मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात, इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं और हिंदी और उर्दू दोनों ही लिटरेचर्स यानी हिंदी साहित्य और उर्दू अदब दोनों में इन्होंने अपना नाम बहुत ही पैदा किया है। इनकी नामवरी और ये एक बहुत ही दानिश शख्सियत हैं, काबिल तारीफ़ शख्सियत हैं। बहुत कम उम्र के अरसे में बहुत कुछ किया। तो सुनिए इनके बारे में। 1880 में इनकी पैदाइश हुई बनारस के एक गांव लम्ही में। कहाँ? बनारस का एक गांव लम्ही। वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। ये एक पोस्ट यानी डाक खाने में क्लर्क थे। और मुंशी यानी एडिटर दया नारायण के कहने पर इन्होंने ये प्रेमचंद कलमी लक़ब इख्तियार किया था। यानी प्रेमचंद इनका रियल नेम नहीं था। इनका जो असल नाम था वो था धनपत राय और वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। और एडिटर दया नारायण के कहने पर इन्होंने ये प्रेमचंद का लक़ब इख्तियार किया था। जब 5 बरस के हुए तो रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम लेने के लिए वालिद ने एक मौलवी के पास भेज दिया। जब 8 बरस के हुए तो वालिदा का साया सर से उठ गया। यानी इनकी जो माँ थी आनंदी देवी नाम था, उनका साया सर से उड़ गया। फिर दादी ने पाला पोसा परवरिश की। उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया, यानी वो भी चली गई छोड़ के। तो 1880 से 1892 तक वालिद ने परवरिश की। उसके बाद इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जिनको ये अपनी सौतेली माँ थी उनको ये कहते थे चाची। क्या कहते थे? चाची। इन्होंने 1895 में 8वीं जमात पास की, यानी क्लास 8 मिडिल क्लास पास किया। और 1897 में 1897 में इनकी, बल्कि 1896 में इनकी शादी हुई। और 1897 में इन्होंने 10वीं क्लास पास कर ली। बहरहाल ये एक इलाहाबाद कॉलेज में सदर मुदर्रिस भी मुकर्रर हुए। सदर मुदर्रिस, ठीक है, याद रखना, यानी एक टीचर। और फिर बाद में ये एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की पोस्ट तक पहुँचे। लेकिन अदम तहरीक अदम, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन, जो 1921 में हुआ था, तब इन्होंने नौकरी छोड़ी थी अपनी। बहरहाल कुछ अरसा इन्होंने गोरखपुर में गुजारा। उसके बाद जो है इन्होंने इलाहाबाद में अरसा गुजारा। और इन्होंने जो इनका अदबी दौर है वो शुरू हुआ 1901 से, यानी 20वीं सदी से। 1901 में इन्होंने एक नॉवलेट लिखा, एक मामू का रोमान। 1903 में इनका पहला नॉवल आया, इसका नाम था असरार मुआबिद। इस नॉवल में इन्होंने बात ये की थी कि जो नानिहात लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार यानी मजहबी रहनुमा बने होते हैं, लेकिन वो भोले वाले लोगों का किस तरह इस्तेहसाल करते हैं। फिर उसके बाद 1903 के बाद ये जो 1904 में इनका पहला अफसाना आया। अफसाना और यानी अफसाना निगारी और नॉवल निगारी, इन दो शोबों में बेहतरीन नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद का। अब ये जो 1904 में इनका पहला अफसाना है, इसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन।
याद रखिएगा। 1904 में। उसके बाद 1908 में इनका एक दूसरा नोवेल आया, जलवाए ईसार, जिसको नवाब राय के नाम से भी उस उपन्यास को हिंदी में शाये किया गया था। हिंदी में नवाब राय, ठीक है। और नहीं, दूसरा उपन्यास सुन लीजिए, दूसरा था इनका हम खुरमा हम सवाब, ये 1907 में, और 1907 में आया था। तीसरा आया था कृष्णा 1908 में, और चौथा था ये नवाब राय, जलवाई ईसार उर्दू, और नवाब राय हिंदी में 1912 में आया, ठीक। और इसमें ये जान लीजिए, हम खुरमा हम सवाब में तो जो बेवा औरतें थीं उनका मसला और उनके मसाइल को जो है डिस्कस किया गया, कि मैंने इन्होंने उसके हवाले से बात की कि बेवा औरतों की शादी होना बहुत ज़रूरी है, और समाज उन्हें ये माशरा किस लिहाज से लेता है, और जो विधवा हो जाती हैं, बेवा यानी विडो, विधवा हो जाती हैं तो उनकी ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एक आदमी नहीं रहा तो अब वो अपने ज़िंदगी को जी ही नहीं सकती। तो इस मसले को इन्होंने ज़्यादा तरीके से बताया। फिर उसके बाद इसमें एक आया बाज़ारे हुस्न 1915 में, जिसको हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाये किया गया। और एक आया गोशाए आफियत, इसमें किसानों की बदहाली पे बात की गई है ना, ये भी आप याद रखना। गोशाए आफियत आया 1920 में। और एक आया था बेवा, जो प्रतिज्ञा के नाम से आया था 1930 में। एक आया था, आपको बता देती हूँ, मैदान अमल 1932 में आया था। एक कर्म भूमि, इसका मेन किरदार था अमरकांत। एक इसमें आया था चौगाने हस्ती, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल था, हिंदी में नॉवेल शाये हुआ था 1924 में आया था ये, और इसका नाम था रंगभूमि। इसमें क्या था कि एक मतलब ब्लाइंड था, जो बेगर था यानी अंधा भिखारी था, लेकिन वो इतना खुददार था कि वो इंसानों के मसाइल को और इंसानों के रुतबे को बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत संजीदा तरीके से लेता था, और इतना सीरियस था कि वो क्या कद्र कीमत होती है इंसान की, ये बहुत अच्छे से जानता था। इस नावल में इसी पर बात की गई है। एक था इसमें जान मोहम्मद, एक किरदार, जिसमें कि उसने वो क्या था कि उसकी ज़मीन लेना चाहता था उस अंधे भिखारी की, जिसका नाम क्या था, सूरदास। लेकिन वो खुददार बना रहा, और उसने उसे बहुत ब्लैकमेल किया, भड़काया, परेशान किया, टॉर्चर किया, लेकिन उसने अपनी ज़मीन नहीं बेची जान मोहम्मद को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नावल था, चौगाने हस्ती। तो ये भी आप याद रखना। और एक आया था गोदान, जो गोदान के ही नाम से था, और एक आखिरी नावल था मंगलसूत्र, जो नामुकम्मल रहा। बहरहाल कुल मिलाकर 14 नावल लिखे, और इसके अलावा अफसानवी मजमूए लिखे, जिसमें प्रेम 25 है, प्रेम 32 है, प्रेम 40 है। पहला मैंने आपको बताया कौन सा था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये एक अफसानवी मजमुआ था, जिसका नाम था, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, सोज़े वतन, जो 1908 में शाया हुआ था। उसमें 5 अफसाने थे, और ये सब वतन की मोहब्बत और वतन परस्ती से रिलेटेड थे, एक अफसाने को छोड़ के, यानी ताल्लुक़ इनका सब वतन की मोहब्बत से था, एक सिलाए मातम को छोड़कर। इसमें 5 कहानियाँ थी। तो ये क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ले लिया था, और इसको लेकर फिर जला दिया था, और कह दिया था कि हमारी इजाज़त के बगैर आप कोई भी मजमुआ शाया नहीं करवाएंगे। तो ये बात थी। बहरहाल इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। तो इस अफसानी मजमुए के बाद आया फिरदौस-ए ख़याल, ख्वाब ख़याल, ज़ादे राह 1934 में। 2 इंतकाल के बाद शाये हुए कौन कौन से, दूध की कीमत, और एक आया वारदात, दूध की कीमत 1937 में, वारदात 1938 में। एक अखबार निकाला इन्होंने, कौन सा, जागरण, ये निकाला था हंस प्रेस से। तो ये प्रेमचंद की बहुत सी अदबी खिदमात थी, यानी जो इनकी
लिटरेचर के हवाले से जितनी इनकी सर्विसेज थी वो थी, और जो इनकी वैल्यू है उसको मैंने बताया। तो आप इनके मशहूर अफसाने हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बेगरज मोहसिन, बड़ी बहन, और बहुत इम्पोर्टेंट अफसाना था कफन। उस्लूब बयान कैसा था? बहुत सादा, सलीस और मुअस्सर नस्र लिखते थे। ऐसी नस्र लिखते थे जो कारी के दिल पर, यानी जो पढ़ने वाला है, कहेंगे जो रीडर है उसके दिल पर असर करे। और जितने भी नावल और अफसाने लिखे उसमें माशरे के हर अहम पहलू पर बात की गई, चाहे वो बेवाओं का मसला हो, चाहे वो बड़े बेवाओं के मसले के अलावा चाहे वो पुरोहितों का, चाहे वो अछूतों का, है ना, जो पुरोहित जिस तरह से इस्तेहसाल करते थे भोले वाले लोगों का, या अछूतों का, ये किसानों की बदहाली का मसला हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट नावल आया था गोदान आया था, मैंने बताया अभी आपको, तो 1936 में, जिसमें किसानों की बदहाली देहात के नक्शे पर बात की थी। मतलब इसमें कहा था कि जो पहले के राइटर्स देखेंगे प्रेमचंद से पहले के, तो उसमें क्या था कि वो इस तरह से बातचीत करते थे देहातों पर, जैसे कि बस लहलहाते खेत, जगमगाती शाम, खुला खुला इलाका, और ये मंज़र और वो मंज़र, जैसे कोई शायरी हो रही हो। लेकिन देहात में एक किसान का और आम लोगों का क्या हाल है, वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, असल जो नक्शा खींचा है वो किसने खींचा है? वो इन्होंने ही खींचा है, प्रेमचंद ने। तो देहातों पर और सौतेली माँ पर, ये तमाम जो है इनकी लिखने के मतलब ये मौजू के पहलू रहे हैं। जिनके जितने मौजू लिखे हैं इन्होंने, इन मौजूआत पर लिखे हैं, जितने भी मजमून लिखे हैं, जितने नावल लिखे हैं, जितने अफसाने लिखे हैं, और ये सब उसके पहलू रहे हैं। सादा अल्फाज का यूज़ किया है और बेतकल्लुफ़ नस्र का यूज़ किया है, यानी कि ऐसी नस्र जो अपनी बात कहने में किसी किस्म की अटपटाहट ना रखती हो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। 2 शादियां हुई ज़िंदगी में, और इन्होंने दूसरी शादी जो की थी खुद वो एक विधवा लड़की थी, उनका नाम था शिवरानी देवी, उनसे की थी। तो मुन्नी प्रसाद नाम की एक के आदमी की बेटी थी, ये विडो थी, उनसे की थी, और उनसे ही इनकी सारी औलाद थी। पहली शादी इनके नाना ने करवाई थी, जिसे देखा जाए तो इनके कोई ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहे थे। तो मैंने आज इनका जो टॉपिक है वो इसलिए चुना क्योंकि इनका हिंदी और उर्दू दोनों ही लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काम रहा है, इसलिए मैंने इनको चुना आज। और दूसरी बात ये एक ऐसे शख्स गुजरे हैं जो उर्दू, फ़ारसी और इसके अलावा हिंदी सब और अंग्रेज़ी सब जानते थे। हालांकि इनका बचपन बहुत ही तकलीफ़ों और दर्द में गुजरा, लेकिन इसके बाद भी कितना काम किया, कितना कुछ लिखा। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें, याद रखें। ऐसी पर्सनालिटीज़ को पढ़ाने का आपको मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने कुछ कंटेंट तैयार करके किसी को पहले दिया था, तो मैंने सोचा चलिए आज इसके ऊपर ही बात हो जाए। करंट अफेयर हम आज का कल करेंगे। उम्मीद करती हूँ थोड़ी ही सही, लेकिन आपको नॉलेज इस हिस्से से और इस हवाले पर ज़रूर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।